चलो, good morning to all of you, good morning. Shit, just a minute. Good morning to all of you. Good morning. ऑडियो वीडियो सारी बातें क्लियर है, एक बार बता दीजिए मुझे. ऑडियो एंड वीडियो सारी बातें क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए. ऑडियो एंड वीडियो सारी बातें क्लियर है, एक बार बता दीजिए मुझे, तो हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे लेक्चर को. ऑडियो एंड वीडियो सारी बातें क्लियर है बेटा? यस, गुड मॉर्निंग दीपिका, श्रद्धा, सारे लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो, ऑडियो वीडियो सारी बातें क्लियर है, एक बार बता दीजिए मुझे. सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ. सो आज हमारा नया टॉपिक है, दैट इज इरिगेशन. इरिगेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा. अब इरिगेशन क्या है, कैसे है, इरिगेशन क्यों है, ये सारी चीजें है ना. यस, ऑल क्लियर. अग्रिमा, यस, प्रवीण, ओके. सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो इरिगेशन क्या चीज है, क्यों है इरिगेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग. सो इरिगेशन के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन. अभी तक हम लोगों ने एग्रोनॉमी के मेजर टॉपिक पढ़े, टिलेज है, फार्मिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द इरिगेशन. इरिगेशन के बारे में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर. आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इरिगेशन. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरिगेशन, राइट. आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. अब इरिगेशन के मतलब के साथ हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. तो हम लोगों को करना क्या है, देखिए दो चीजें होती है. अगर हम लोग देखते हैं कि सर मान लीजिए हम लोगों को कुछ मतलब बारिश कम हो रही है, बारिश नहीं है, बारिश कम हो रही है, बहुत कम हो रही है बारिश, तो हम लोगों को इरिगेशन अप्लाई करना पड़ेगा. अगर एक्सेसिव पानी होता है, एक्सेसिव वाटर होता है फील्ड में, तो उसको निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज. तो हम लोगों को दो बातें सीखनी है ना. एक तो अगर पानी कम है तो पानी को बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं इरिगेशन. अगर बारिश कम हो रही है, पानी कम है, तो हम लोगों को वहां पर एप्लीकेशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. एंड लग रहा है चार्ट सेक्शन कैमरा के ऊपर लगा है, हाँ लगने दीजिए. आज थोड़ा सा स्टूडियो में चेंज है, क्योंकि जिस स्टूडियो से मैं लेक्चर कंडक्ट करता हूँ यूजुअली घर से, तो वहां पर आज इंटरनेट इशू थोड़ा सा चल रहा है, तो अगले दूसरे स्टूडियो से हम लोग आज कंडक्ट कर रहे हैं लेक्चर. तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर एक्सेसिव वाटर होता है तो ड्रेनेज के साथ बाहर निकलते हैं, और पानी कम होता है तो हम लोग पानी ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. अब इरिगेशन का व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन. इंडिया में इरिगेशन का पानी आता कहां से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन में क्यों पानी, कहां से आ रहा है पानी, ये चीज को समझना, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. तो इंडिया में रेनफॉल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है. सेकेंड चीज है कि दैट इज अ सॉइल मॉइस्चर, ये दो चीजें हैं जहां से हम लोग समझते हैं कि इरिगेशन कहां से आने वाला. सो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इरिगेशन. इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. तो पहला सोर्स है दैट इज रेनफॉल. क्या सोर्स है, रेनफॉल. सो रेनफॉल ये दो टाइप का होता है, जो हम आगे जाके एग्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे. तो रेनफॉल में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले है साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड सेकंड होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, मतलब नॉर्थ से आएगा एंड ईस्ट की तरफ जाएगा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. ऐसे दो मॉनसून होते हैं. सर मतलब कैसे, अगर हम मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया अभी मान लीजिए, क्योंकि हालांकि इंडिया का मैप में बहुत गंदा निकलता हूं, ये मुझे पता है, ये इंडिया है मान लीजिए इसे. तो सबसे पहले इधर से अरेबिक सी से पानी आएगा, मतलब वो क्लाउड जो वो आएंगे और यहां पर चले जाएंगे. सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ साउथ वेस्ट मॉनसून है ना. जून मंथ में हम लोग इसको देखते हैं, जून जुलाई में हम लोग देखते हैं. सो दैट इज बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून. अब चीज क्या है ना कि नियर अबाउट इंडिया में जितना भी रेनफॉल हो रहा है उसमें तो 75% ये साउथ वेस्ट मॉनसून ही होता है, जो खरीफ सीजन में दिखाई देता है. और सेकंड चीज होती है दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो मॉनसून वापिस आता है इस साइड से, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. तो इंडिया में लगभग 15 से 20% जो बारिश हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, और 75% जो है वो आ रही है यहां से.
अब इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? दैट इज रेनफॉल। और कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। और इसी के ऊपर हमारा इंडिया चल रहा है, ये साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर ही इंडिया चल रहा है। जो जून महीने में आना चाहिए आजकल कम ज्यादा हो रहे हैं, कभी कभी मई में आ रहा है, कभी जून में आ रहा है ना। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि रेनफॉल को अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेनफॉल। सर नॉर्थ ईस्ट मानसून जो 15 अक्टूबर, मतलब साउथ वेस्ट मानसून ये खरीफ में आएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये यूजुअली हम लोगों को दिखेगा रबी सीजन में। सो रबी सीजन उस पे चलता है, खरीफ सीजन इस पे चलता है। बढ़ते थोड़ा सा आगे। सर थोड़ा समझ में आ रहा है अभी पानी का मूवमेंट, अगर हम लोग इरिगेशन भी देते हैं या फिर रेनफॉल भी होता है तो हाउ इज द वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट कैसे होती है इसके बारे में भी एक बार बताइए। वाटर मूवमेंट कैसे होगी? तो सबसे पहली बात है वाटर मूवमेंट कैसे होगी। सो वाटर मूवमेंट अलग अलग तरीके से होती है पानी में। तो वाटर मूवमेंट में सबसे पहले क्या आता है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा, जब फ्रॉम द एयर और एटमॉस्फियर, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम द एटमॉस्फियर इफ देयर इज अ रेन ड्रॉप, फॉग, कुछ भी फ्रॉम द एटमॉस्फियर, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स मूविंग टूवर्ड्स द सॉइल, अर्थ सरफेस की तरफ, अगर एटमॉस्फियर से अगर अर्थ सरफेस की तरफ कोई भी फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ भी चीज एटमॉस्फियर से अर्थ सरफेस की तरफ अगर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लाइक रेनफॉल हो सकता है, रेनफॉल, लाइक स्नोफॉल हो सकता है, लाइक ड्यू हो सकता है, फॉग हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है ना। ये सारी चीजें होते हैं, इनको कुल मिला के बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। कुल मिला के हम लोग इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल है ना, कि यहां से बारिश हो रही है एटमॉस्फियर से, मूवमेंट ऑफ वाटर टूवर्ड्स द सॉइल, ध्यान में रखिए। अगर यहां से बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। फॉलिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फियर टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो पहला टर्म तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड चीज देखो, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, कि जो जमीन पे पानी आ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, उसका पानी का सॉइल के अंदर एंट्री करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। ओके, अब इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? ओके राधा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि मेरा आज फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी आज फर्स्ट ही क्लास है। चलो, तो इसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या? पेनिट्रेशन ऑफ वाटर और एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, सॉइल में वो एंटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि इनफिल्ट्रेशन ये सैंडी सॉइल में फटाफट हो जाएगा या क्लेई सॉइल में फटाफट हो जाएगा। कि अगर मैं बारिश कर रहा हूं या फिर मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूं, यहां पे सैंडी सॉइल है, यहां पे क्लेई सॉइल है ना, तो किस में पानी जल्दी अंदर चला जाएगा? सैंडी सॉइल में अंदर चला जाएगा, क्लेई सॉइल में चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द, मतलब आप किस में इनफिल्ट्रेशन जल्दी हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन जल्दी किस में हो रहा है, आपको बताना है। इनफिल्ट्रेशन जल्दी किस में हो रहा है, किस में इनफिल्ट्रेशन जल्दी हो रहा है? यस, वेरी गुड आशीष, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। सो आप मुझे सिंपल सी बात बताएंगे, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल इज हायर, ये मैं कह सकता हूं। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल इज हायर, राइट। सैंडी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा रहता है देन द क्लेई सॉइल, ये तो मैं कह सकता हूं, तो ये मैं कह सकता हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन अभी समझ में आ गया आपके। अब द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ द वाटर, देखो द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एंट्री ऑफ द वाटर और डाउनवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर, है ना, ऑफ एक्सेसिव वाटर, ये एक्सेसिव वाटर है, जमीन में अभी पानी चला गया, एक्सेसिव वाटर, जो क्या होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेसिव वाटर जमीन में अंदर निकल जाएगा, है ना। द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर, द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर और द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर, है ना, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे पानी नीचे चला जा रहा है। दिस वाटर और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज परकोलेशन। क्या बोलेंगे इसको? परकोलेशन। द डाउनवर्ड और द वर्टिकल मूवमेंट, देखो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, कि इसकी वजह से अगर पानी नीचे जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज परकोलेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? अगर ये पानी नीचे जा रहा है और अपने साथ इस सॉइल में रहने वाले सॉल्ट, उसके बाद यहां पे रहने वाले मिनरल्स और इसके साथ यहां पे रहने वाले आयंस, if the percolating water carries the salt, minerals, ions from the soil,
द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीचिंग। ये पानी नीचे जा रहा था और जाते जाते उसने क्या किया? सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर और उसके साथ आयंस, ये सारी चीजें वो नीचे लेके चला गया। सो दैट बेसिकली कंसिडर्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। उसको बोलते हैं लीचिंग। थोड़ी सी हिंदी, हाँ बिल्कुल, ओके, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। उसको बोलेंगे लीचिंग। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। सर अगर ऐसा हो गया, अभी हम लोगों को ना सर प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया, परकोलेशन समझ में आ गया, इन्फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, परकोलेशन के साथ साथ सॉल्ट बह के गए तो उसको हम लोग लीचिंग बोलेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब बात है कि पानी जमीन के अंदर चला गया है और सब सरफेस से देयर इज अ लैटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल। देयर इज अ लैटरल, मतलब ऐसी आड़ी आड़ी मूवमेंट हो रही है, लैटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, कि लैटरल मूवमेंट, इधर उधर पानी बह रहा है, ऐसे साइड में पानी बह रहा है। सो साइड मूवमेंट ऑफ द वाटर, लैटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, मिट्टी में ऐसा साइड में पानी अगर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। आपने कोई मटका भर के रखा है ना? परकोलेशन को हिंदी में वर्ड मुझे भी देखना पड़ेगा भैया, यस मुझे भी देखना पड़ेगा सृष्टि जी, मैं देख लेता हूं, आपको फिर से कल मैं बताऊंगा, आप मुझे याद करवा देना। अब सीपेज का मतलब क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट, मतलब ऐसे पानी साइड साइड में बह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा हो कि पानी जो है वह सरफेस के ऊपर है और ऊपर से, क्योंकि ये पानी पूरा सैचुरेटेड कंडीशन हो चुका है, यहाँ पे पानी पूरा भर चुका है, अब पानी सरफेस के ऊपर से भाग रहा है, मान लीजिए। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि सरफेस के सबसे ऊपर से पानी इधर 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 भाग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस रन ऑफ। उसको बोलेंगे सरफेस रन ऑफ, है ना? दैट इज कॉल्ड एज सरफेस रन ऑफ। ओके, अगर ऐसा हो कि पानी बहुत नीचे चला गया और नीचे जाके जमीन में ऐसे लैटरल मूवमेंट कर रहा है, आड़ी मूवमेंट कर रहा है बहुत नीचे जाके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफ्लो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफ्लो। तो मैंने आपको सिंपल आसान भाषा में अभी तक बोला है। टप्पू के पापा देखो आगे, सिंपल आसान भाषा में क्या बोला है सर अभी तक? तो आसान भाषा में द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, अगर ऐसे कुछ हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, इन्फिल्ट्रेशन बोला गया है। अगर वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर पानी नीचे चला जा रहा है, दैट वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज बेसिकली कंसिडर्ड एज परकोलेशन। अगर परकोलेशन हो रहा है, पानी जमीन में नीचे चला जा रहा है, तो परकोलेशन के साथ अगर सॉल्ट निकल रहा है, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, सॉल्ट नीचे जा रहा है तो सॉल्ट अफेक्टेड एरिया से सॉल्ट नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। अगर पानी जमीन के ऊपर बह रहा है ना, जब सैचुरेटेड कंडीशन आती है, पूरा पानी से भर जाता है जमीन, तो ऊपर से पानी बह रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस रन ऑफ। अगर सब सरफेस से पानी लैटरल मूवमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। और जमीन में बहुत नीचे जाके पानी लैटरल मूवमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफ्लो। एक बार क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करके बता दीजिए। मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज आपको एक इन शॉर्ट आपको मैंने बता दी है, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी है, इन शॉर्ट, एक ही समय में सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने बता दी है। अगर क्लियर है तो क्लियर करके बोलिए बेटा, अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। यस ओम प्रकाश, क्लियर है? क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस क्लियर है। यशवी का कहना है, राखी का कहना है क्लियर है। सर ये हिंदी में समझाइए हर्ष जी, मतलब मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में बोल रहा हूं, बाकी हिंदी में ही बोल रहा हूं। हिंदी वर्डिंग में कल बताऊंगा कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं अभी आगे। मैं एक बार स्पेक्ट लगा लूं, थोड़ी आंखें दर्द कर रही है। चलो यस, सारे लोगों को क्लियर है यहां तक? लग तो ऐसे ही रहा है। टप्पू के पापा कहाँ गए? शीतल, बेरी, दीपिका, खुशबू, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं और सर को कहना क्या है, कहना क्या चाहते हो बे? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और उससे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ऑफ वाटर। अब मान लीजिए बेटा, ड्यूटी ऑफ वाटर कैसे डिसाइड करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ऑफ वाटर?
द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन टू ब्रिंग द क्रॉप इन अ मैच्योरिटी। मतलब कोई भी क्रॉप हो, उसके पूरे लाइफ स्पैन में उसको नॉर्मली किस तरीके से, मान लीजिए कोई क्रॉप है, अभी इसको सो किया है, अप टू द हार्वेस्टिंग, फ्रॉम सोइंग अप टू द हार्वेस्टिंग, यहां से यहां तक, मतलब उसको पूरा मैच्योर्ड करने के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, कितना पानी लग रहा है, उसको कहेंगे ड्यूटी ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है। ड्यूटी ऑफ वाटर का कहना क्या है, अगर हम लोग यहां पर लगा रहे, कोई क्रॉप को हम लोग सो कर रहे, तो सो करने से हार्वेस्टिंग तक, मतलब मैच्योरिटी तक, उसको जितना पानी लग रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप अंडर द मैच्योरिटी, कि उसको लगाने से हार्वेस्ट करने तक जो अमाउंट ऑफ वाटर लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर ड्यूटी ऑफ वाटर को कैसे निकाले? सो इट कैन बी डिटरमाइन विथ हेल्प ऑफ द बेस पीरियड एंड डेल्टा। बेस पीरियड का मतलब क्या होता है सर? कोई क्रॉप को हम कितने दिनों तक पानी देना है, दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। मतलब सर द नंबर ऑफ पीरियड और डेज ड्यूरिंग विच इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड। तो मान लीजिए कोई क्रॉप 4 महीने का है, तो उसको लगभग 2 महीने अपन पानी दे रहे हैं, 60, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन, तो दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। कि आप उसको इरिगेशन कितने दिनों तक दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। और आप कितने डीप पानी दे रहे हो उसको, डीप का मतलब कि ये सरफेस है, यहां से कितने, यहां पर कितने खोली तक या फिर कितने डीप तक आप पानी उसको दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है द डेप्थ ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, द डेप्थ ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो हम लोगों को पानी कितना देना है, एक क्रॉप को उसके मैच्योरिटी तक कितना पानी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ऑफ वाटर। सेकंड चीज क्या है ड्यूटी ऑफ वाटर के साथ साथ, दैट इज बेस पीरियड, कि आप कितने दिनों तक उसको पानी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। और जमीन में कितने डेप्थ तक पानी आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो इन चीजों से आप ड्यूटी ऑफ वाटर निकाल सकते हो, है ना। 8.64 मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा, इससे आपको क्यूमुलेटिव या फिर आपको जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है ना, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं या फिर थ्योरी आता है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, रुको थोड़ा सा, न्यूमेरिकल में बताऊंगा, 2 मिनट रुको। अब नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि डेल्टा क्या है, बेस पीरियड क्या है, सारी चीजें। अब हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इनके बारे में पढ़नी है। अब सबसे पहले आता है दैट इज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसी को बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। तो सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है, सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है सॉइल में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इरिगेशन। इरिगेशन तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग सॉइल में कोई भी पानी ऐड कर रहे हैं एंड ऑल द पोर स्पेसेस, ऑल पोर स्पेसेस क्या होता है सर, द डिस्टेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन 2 सॉइल मॉलिक्यूल्स, 2 सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में जो कोई भी गैप होगा उसको बोलते हैं पोर स्पेसेस। एंड अगर हम लोग पोर स्पेसेस के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो एक बात हम लोगों को समझ में आती है कि अगर सॉइल के ऑल द पोर स्पेसेस, मतलब स्मॉल, लार्ज, मतलब माइक्रो पोर स्पेसेस एंड मैक्रो पोर स्पेसेस, अगर सारे के सारे पानी से भरते हैं, उस समय हमारे फील्ड में कितना पानी है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इफ ऑल द पोर स्पेसेस, सर बेस पीरियड कौन सा टाइम है बेटा, आप कितने दिनों तक इरिगेशन दे रहे हो, मान लीजिए आप राइस से तो उसको 130 दिनों तक इरिगेशन देते हो, दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। मैं आगे जाके वो चार्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कि उस पूरे सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर टोटल, माइक्रो पोर स्पेसेस भर चुके, मैक्रो पोर स्पेसेस भर चुके, सारे पोर स्पेसेस भरने के बाद वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कितना पानी वहां पे होल्ड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसी को बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन का मतलब अगर सॉइल में कंप्लीटली पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद द वाटर, कि जमीन में सारे के सारे पोर स्पेसेस, जितने भी छिद्र है या फिर जितने भी पोर स्पेसेस है, वो सारे के सारे अगर पानी के हिसाब से भर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सैचुरेटेड कंडीशन। एंड मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सैचुरेशन कैपेसिटी दोनों का मतलब वही हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर जमीन में सारे के सारे माइक्रो पोर स्पेसेस एंड मैक्रो पोर स्पेसेस ये सारे फिल हो चुके पानी से, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यस, बेस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें इरिगेशन होता है अप टू द हार्वेस्टिंग। करेक्ट बेटा यशवी, यस। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग, तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं फील्ड कैपेसिटी। सो फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारी सॉइल है, ये हमारी सॉइल है, इसमें क्या हुआ है ना, मैक्रो पोर स्पेसेस जो है ना उसमें एयर है, और माइक्रो पोर स्पेसेस जो छोटे छोटे पोर स्पेसेस है उसमें वाटर है। तो लगभग इसमें सॉइल एयर भी है और सॉइल वाटर भी है। अगर माइक्रो पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद द वाटर एंड मैक्रो पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद द एयर,
तो उस समय में वहां पर जितना भी पानी है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। देखो दो अलग अलग चीजें, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है, फील्ड कैपेसिटी अलग है। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सारे के सारे पोर स्पेसेस फिल्ड विद द वाटर, सारे पोर स्पेसेस पानी से भर गए। और फील्ड कैपेसिटी में वैसे नहीं होता है, मैक्रो पोर स्पेसेस फिल्ड विद एयर एंड माइक्रो पोर स्पेसेस फिल्ड विद द वाटर, कि हवा भी है और पानी भी है। तो उस समय वहां पर पानी कितना है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। अब आता है अगला सवाल, दैट इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कि सर व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? इफ वी अप्लाई द वाटर टू द प्लांट, देखो ये रूट जोन है, तो यहां पर कितना पानी है मैक्रो पोर स्पेसेस में, जितना भी पानी है उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। अब मान लीजिए यहां पर पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत कम हो चुका है, और अभी पानी रूट जोन से भी बाहर निकल चुका है ना, तो प्लांट विल बिकम हड़ू हड़ू या फिर धीरे धीरे दैट प्लांट विल बिकम अ विल्ट, प्लांट विल्ट होने लगेगा, क्योंकि पानी नहीं है, पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी पानी नहीं है, तो प्लांट विल बिकम ड्राई एंड प्लांट विल बिकम विल्ट, वो धीरे धीरे विल्ट हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी है कि जिस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने उसको पानी नहीं दिया तो प्लांट विल बिकम डाई, बट वो सिचुएशन में अगर पानी आपने उसको दिया तो इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने जगह पे आ जाएगा। सिंपल सी बात फिर से बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और व्हाट डू यू मीन बाय विल्टिंग कोएफिशिएंट। देखो अगर प्लांट को पानी कम मिल रहा है तो प्लांट विल बिकम डाई, प्लांट धीरे 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 उसका विल्टिंग शुरू होगा। एक समय ऐसा आएगा कि अगर इसको पानी नहीं मिला तो इट विल बिकम डाई, वो मर जाएगा। अगर हम लोगों ने उस सिचुएशन में उसको पानी दिया तो वो अपनी खुद की पोजीशन है ना, यस, वो अपनी खुद की पोजीशन रिगेन कर पाएगा। इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, खुद की पोजीशन वो रिगेन कर पाएगा। वो इन आसान भाषा मौत को छूके से वापस आना, समझ रहे हो कि अभी वो मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मरने वाला है, मरने वाला है। उस सिचुएशन में जमीन में जितना पानी रहेगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब पानी कम ही होता जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में। यस, अगर पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब पानी ही नहीं है, अब प्लांट विल बिकम विल्ट, अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। और अगर हम लोगों ने उसको पानी दिया तो इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट लास्ट मोमेंट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, at which the plants can no longer obtain enough moisture to meet the transpiration requirement and it remains wilted unless the water is added to the soil. जब तक आप पानी नहीं दोगे प्लांट विल बिकम विल्ट, अगर पानी दोगे प्लांट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब दिक्कत क्या है सज्जन को, अब दिक्कत ये दैट लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, बट आगे जाके आता है दैट इज द अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। कौन सा? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। मतलब द प्लांट विल बिकम डाई, धीरे 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 प्लांट ड्राई होने लगा है, धीरे 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 प्लांट विल्ट होने लगा है, विल्ट होने लगा है। अब लास्ट मोमेंट भी आ गया है कि यहां तक पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, फिर भी पानी नहीं दिया, फिर अभी प्लांट मर गया। अब आप कितना भी पानी दोगे तो इट कांट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो मर चुका है, अब उसको पानी देके कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। सो जब प्लांट मर जाएगा, विल्ट हो जाएगा, कंप्लीट विल्ट हो जाएगा, दैट विल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। The moisture content at which wilting is completely done and the plant is become die. अब आप उसको पानी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो it can't regain its original position. That last moment is called as ultimate wilting point. Sir, what is available soil moisture then? मतलब हमारे प्लांट्स को जो पानी अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? देखो बेटा, अगर हम लोग रूट जोन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह जमीन जितनी भी फिल हो चुकी है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी, और जिसके आगे पानी नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, है ना, ये लास्ट मोमेंट है, इसके आगे अगर पानी गया तो प्लांट्स को नहीं मिलेगा। सो द वाटर बिटवीन और द मॉइस्चर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो पानी यहां पे रह रहा है दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर टू द प्लांट्स। जो पानी जमीन में फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में लाई करता है, रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। अगर क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, अलग बातें हैं यहां पे। अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो क्लियर करके बोल दीजिए, जल्दी से फटाफट से बोल दीजिए। फटाफट से बोल दीजिए अगर क्लियर है तो बेटा। क्लियर है? यस। बहुत धीरे धीरे मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे और आसानी से ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। हम लोग ना इरिगेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है।
अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे कि सर ये कहाँ पे जा रहे हैं आप तो बोले इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इरिगेशन, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आएगा, है ना। मेधा का कहना है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एक बार फिर से बताइए। देखो बेटा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये लास्ट मोमेंट है कि इसके आगे अगर पानी निकल गया तो पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, और फील्ड कैपेसिटी मतलब इतना ही पानी अवेलेबल है, इसके आगे अगर पानी गया तो वो भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। सो मॉइस्चर अवेलेबल इनटू द सॉइल दैट इज कंसिडर्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड फील्ड कैपेसिटी, इन दोनों के बीच का जो पानी होगा वो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होगा। ओके, अब आते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। देखो, जब हम लोग पानी का क्लासिफिकेशन करते तो हम लोगों को कुछ चीजें समझ में आती हैं। देखो, कुछ चीजें समझ में आती है का मतलब क्या, अगर हम लोग देखें देयर इज अ क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है सॉइल वाटर का। इसमें आता है सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर, उसके बाद आता है कैपिलरी वाटर, उसके बाद आता है आप लोगों का हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मतलब समझो, जब बारिश हुई थी, जो पानी यहां पे सॉइल में है, होल्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट। ऐसा पानी जो रूट जोन में होल्ड करके रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। जो एक्सेसिव पानी यहां से निकल गया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। यहां से जो एक्सेसिव पानी परकोलेट होकर नीचे निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि यहां पे सॉइल मॉलिक्यूल है एंड दैट सॉइल मॉलिक्यूल होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल टाइटली, कि यहां पे सॉइल मॉलिक्यूल है, जमीन में पानी भी है, लेकिन वो पानी किसने पकड़ के रखा है, सॉइल मॉलिक्यूल ने। जमीन में पानी है लेकिन वो पानी किसने पकड़ के रखा है, सॉइल मॉलिक्यूल ने, वो छोड़ते ही नहीं, वो प्लांट्स को देते ही नहीं। दैट मॉइस्चर इज अवेलेबल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर जमीन में जो पानी एक्यूमुलेट हो चुका है, जो प्लांट्स को अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। सेकंड, जो एक्सेसिव पानी है जो जमीन में नीचे निकल के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। अब जमीन में बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे सॉइल है और वाटर मॉलिक्यूल भी है, बट वो वाटर मॉलिक्यूल ये सॉइल टाइटली पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। सो दैट वाटर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड विच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट बट अवेलेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब टोटल पानी में से कितना पानी इन्होंने होल्ड करके रखा है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल को सॉइल पार्टिकल ने होल्ड करके रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। तो हम लोगों ने तीन प्रकार का पानी देखा है, एक कैपिलरी वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट, सेकंड एक्सेसिव पानी जो जमीन में निकल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर, थर्ड कि पानी जमीन में है लेकिन दैट इज टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, राइट, टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड अमाउंट ऑफ वाटर विच इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ओके, लाइट गेली, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। और एक बात, अगर गलती से लेक्चर बंद हो गया तो समझ लेना बेटा, यहां की लाइट जा चुकी है ना, तो इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है। अगर गलती से ऐसे हो गया, यस, दैट इज अवेलेबल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक बार हाइग्रोस्कोपिक को बताइए, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पानी जमीन में सैचुरेट हो रहा है, रुक रहा है, जो प्लांट्स को अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर। जो एक्सेसिव वाटर बह के निकल जा रहा है, ग्रेविटेशनल वाटर। अब जमीन में पानी है, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है, दैट इज टाइटली हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, की जमीन में पानी है लेकिन वो किसने पकड़ के रखा है, सॉइल मॉलिक्यूल ने। सो अमाउंट ऑफ वाटर और द वाटर विच इज हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, वो नहीं दे रहा, नहीं दूंगा मैं, प्लांट्स को बोल रहा है नहीं दूंगा मैं, ये पानी मेरे पास चाहिए। दैट वाटर विच इज हेल्ड, दैट वाटर विच इज हेल्ड, है ना, द वाटर विच इज हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। चलो, एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए। अभी सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, क्यों सारा, सारी की सारी चीजें अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए बेटा एक बार। चलो जल्दी से, यस, हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ में आ गया बेटा, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलेंट एक्सेलेंट।
चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी देखते हैं व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट। अभी मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट को कितना ना इरिगेशन कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिक्वायरमेंट। कोई प्लांट है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके 1 मिनट में देखते हैं और फिर वापस आते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई प्लांट है, तो उसको पानी कितना चाहिए। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, लाइक राइस है, तो राइस को ना 135 डेज वाटर चाहिए था और वाटर रिक्वायरमेंट होती है 1250 mm। सो बेसिकली ड्यूरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे बेस पीरियड, जो मैं आपको बोल रहा था कि उसको कितने दिनों तक इरिगेशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। उसको क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। अब वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कोई प्लांट है, उसको 1250 mm वाटर चाहिए, ये क्या हो गया उसका वाटर रिक्वायरमेंट। उसको 1250 mm वाटर चाहिए, उसको इतना वाटर चाहिए, है ना। तो उसका क्या कहना है, मुझे 1250 mm वाटर चाहिए। अब इसमें से क्या होगा, कुछ रेनफॉल से मिल जाएगा, कुछ सॉइल मॉइस्चर से मिल जाएगा। अब बचा हुआ पानी कहां से दोगे, तो दैट विल बी फ्रॉम द इरिगेशन। समझ रहे हो आप। तो वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कोई क्रॉप है जिसका कहना है मुझे इतना इतना पानी चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिक्वायरमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे पढ़ते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, वाटर रिक्वायरमेंट का क्या होगा कि अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट उस क्रॉप को कितना इवापोट्रांसपिरेशन के लिए पानी चाहिए, उस क्रॉप को उसकी नीड फुलफिल करने के लिए, है ना। सर सॉइल में राइजोबियम अवेलेबल कैसे करते, राइजोबियम हम लोग सीड ट्रीटमेंट नहीं करते भैया, ये सीड है, उसको राइजोबियम लगाते हैं हम लोग, FIR, कि जब भी सीड ट्रीटमेंट करवाओ, मुझे लगता है कि आपका सीड साइंस शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है। तो सीड साइंस में एक बात होती है कि आप जब भी एप्लीकेशन ऑफ आप सीड ट्रीटमेंट जब भी कर रहे हो, है ना, सीड एंड सोइंग में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, राइजोबियम भी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। तो राइजोबियम अवेलेबल कैसे होता है, तो राइजोबियम हम लोग उसको लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट को लगाते हैं, है ना। रवि जी पूछिए आपका डाउट। हाँ लाइट आ चुकी है, इतनी सी बात है। चलो ओके। सीड साइंस खत्म हो चुका है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया, FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और उसके बाद लगता है राइजोबियम। सर राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर की कह रहे हैं, हाँ मैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में ही बोल रहा हूं ना बेटा, सीड ट्रीटमेंट के वक्त ही हम लोगों को लगाना पड़ता है, ओके। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, अभी आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं हम लोग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट या फिर वाटर रिक्वायरमेंट। अभी मान लीजिए किसी प्लांट को ना वाटर रिक्वायरमेंट है 1350 mm का, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो वाटर रिक्वायरमेंट कितना है उसका 1350 mm, कोई क्रॉप है उसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना है 1350 mm। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए वहां पर इफेक्टिव रेनफॉल हुआ है, तो इफेक्टिव रेनफॉल हुआ है 750 mm, मान लीजिए 750 mm, प्लस सॉइल से उसको कितना मिल रहा है, मान लीजिए 200 mm उसको मिल रहा है सॉइल से। अब उसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, देखो 1350 mm उसको चाहिए था, 750 और 200 750 प्लस 250 950 के आसपास उसको मिल गया है पानी। अब उसको लगने वाला कितना है, 1350 से 950 माइनस कर दो, 1350 कितना आएगा, अबे कितना आएगा 400 mm। तो इतना हम लोगों को इरिगेशन देना पड़ेगा, इतना क्या देना पड़ेगा, इरिगेशन देना पड़ेगा। सर नाबार्ड वालों का नहीं, ठीक है, मैं मतलब जितना पॉसिबल है मैं तो मेरे हिसाब से करवा ही रहा हूं ना बेटा, नाबार्ड बैच में भी हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी बेटा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मुझे बताइए आप, अब जो आप न्यूमेरिकल बोल रहे थे ना बेटा, तो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे आपको। तो उस क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है माइनस उसको इफेक्टिव रेनफॉल से कितना मिल रहा है और सॉइल से कितना मिल रहा है, तो वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ये इतना मिल चुका है, तो कितना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि कितना पानी उसको चाहिए। उसकी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी है, रेनफॉल से इतना मिला, सॉइल से इतना मिला, अब उसको इरिगेशन कितना चाहिए, इतना इरिगेशन चाहिए। एक बार यहां तक क्लियर हो तो जितने भी बंदे, आपको आपके एग्जाम की कसम है, कसम गंगा मैया की, कि सारे के सारे लड़के एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए, कसम गंगा मैया की, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है चलो
अगर यहां तक क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, अब इरिगेशन कितना लगने वाला है ये हम लोगों ने देखा है, लेकिन इरिगेशन कब देना है। अब मैं आज सो के उठाऊं और मुझे आज ध्यान में आ गया, नहीं मुझे आज इरिगेशन देना है, मुझे आज इरिगेशन देना है, ऐसे चलता है क्या। कभी भी उठे मुंह उठा के चले गए और जाने के बाद वहां पे आज मुझे इरिगेशन देना, हाँ मुझे आज इरिगेशन देना, क्यों, मेरा आज मूड हो गया इरिगेशन देने का। अबे बावड़े, तो वैसे इरिगेशन नहीं होता ना रे, वैसे इरिगेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इरिगेशन देने के लिए कुछ ना कुछ लिमिट चाहिए, कुछ ना कुछ। कैसे आप डिसाइड करोगे कि इरिगेशन कब देना है, कैसे, हाउ विल यू डिसाइड कि इरिगेशन कब देना है। क्लियर है। चलो क्या बड़ा स्टक झाला बहुत। चलो बेटा, चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, चलो हो गया हो गया हो गया। चलो बस 2 मिनट, क्या बाकियों में तो इशू नहीं होना चाहिए, मतलब अब क्लियर है। अरे भाई यहाँ पे चल रही है बारिश, तो जैसे तैसे पैठन गेट, हाँ वैभव, हाँ तो जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेक्चर तो कैंसिल नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है ना। बस 2 मिनट नेट चला गया तो बाकी लोग भागो, बाय भाई लोगो, क्या बाय भाई लोगो। वैभव एक बार कमेंट्स ऊपर लेना तो जरा, हाँ चलो आ गए सब लोग, आ गए सब लोग, बताइए। एक मिनट नीचे लो तो जरा, मैंने ले लो ऊपर थोड़ा सा। हो गया क्लियर, छोड़ दो, हो गया क्लियर, छोड़ दो, हो गया क्लियर। चलो, मानसून है भाई, प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी बहुत, और हमारे लेक्चर में तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, अपना नसीब ही ऐसा है। चलो क्लियर है। मनीष का कहना है मैं तो जंगल में हूं सर। अच्छा, फिर भी पढ़ रहे हो बेटा, हाँ चलो चलो। हाँ तो अभी मैंने क्या बोला, हम लोग कभी भी मुंह उठा के जा रहे हैं, और मुंह उठा के मतलब जा रहे हैं, और अपन क्या बोल रहे हैं कि हाँ अभी मैंने आपको 3 बजे उठाया, सो के उठाया आपको, आपको बोला कि चलो खाना खाओ, अभी खाना खाओ, ऐसे होगा क्या।
अभी खाना खाओ, रात के 3 बजे उठा रहा हूं मैं आपको, अरे उठ पानी खाना खा, अभी क्या अभी खाना खा, ऐसे होगा? नहीं होगा। फिर अगर हम लोग कभी भी खाना नहीं खा सकते हैं तो प्लांट्स को आप कभी भी इरिगेशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो इरिगेशन? उनको जब जरूरत है तब दो ना। तो प्लांट्स को इरिगेशन की जरूरत कब लगती है? तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इरिगेशन सेंसिटिव, है ना, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इरिगेशन सेंसिटिव स्टेजेस। अब अगर आप बोलोगे कि सर जो ग्रेन फिलिंग होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मिलेट्स है और अलग अलग सीरियल्स है, जब हम लोग मिलेट्स और सीरियल्स को जब भी हम लोग इरिगेशन दे रहे हैं, सो दैट सिचुएशन कब दे रहे हैं? तो उनको देंगे ग्रेन फिलिंग के टाइम, है ना, ग्रेन फिलिंग के टाइम। मान लीजिए राइस का इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज कब है? पैनिकल इनिशिएशन, हेडिंग, फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग, उसी समय राइस को ज्यादा इरिगेशन चाहिए। sorghum का क्या है? sorghum में हम लोगों को ग्रेन फिलिंग। मेज टासलिंग, टासलिंग का मतलब चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, वो मेज से जो टासल बाहर आ रहे, जब वो टासल बाहर आ रहा है उस समय अगर इरिगेशन दे रहे, सो दैट इज बेसिकली द इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज ऑफ मेज। व्हीट सीआरआई स्टेज, सीआरआई स्टेज का मतलब आपने जमीन में अगर सोइंग कर दिया है तो उसको रेडिकल और प्लूम्यूल आ रहा है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल आ रहा है। तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल आने के बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो क्राउन की तरह दिखता है, क्योंकि जो व्हीट हम लोग लगाते हैं उसको ऊपर से, ऐसे ऊपर से सीड जर्मिनेशन होता है। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अ सीआरआई स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। अब हम लोग अगर नॉर्मल देखेंगे तो व्हीट क्रॉप में क्राउन रूट इनिशिएशन इज द इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज। अब ग्राउंडनट में पेग फॉर्मेशन इज द वर्ड रिलेटेड टू ग्राउंडनट। अब कोई भी ऑयल सीड्स हो, मान लीजिए सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर की इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज कि फ्लावर आने के 15 दिन पहले और फ्लावरिंग के 15 दिन बाद, ऐसे 1 महीना इरिगेशन चाहिए होता है सनफ्लावर को। सोयाबीन में पॉड फॉर्मेशन, ब्लूमिंग, या फिर हम लोग देखते हैं कि अगर सोयाबीन के बारे में देखेंगे तो फ्लावरिंग। अब जितने भी कैश क्रॉप है अलग अलग, बोल फॉर्मेशन इज द इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज ऑफ, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो बोल फॉर्मेशन किस में होता है? कॉटन में। शुगर केन ऐसा क्रॉप है जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इरिगेशन लगते हैं, थ्रू आउट द इरिगेशन लगता है उसको। और हम लोग देखते हैं कि शुगर केन ऐसा क्रॉप है कि ऑल द वेजिटेटिव स्टेजेस में उसको इरिगेशन लगेगा, ऑल द इरिगेशन, ऑल द स्टेजेस पे, सारे के सारे स्टेजेस पे। सो बेसिकली उसके बाद है टोबैको, बिफोर द, आफ्टर द इमीडिएट प्लांटिंग ऑफ टोबैको, ट्रांसप्लांटिंग। टोबैको के पहले हम लोग क्या करते हैं ना, नर्सरी बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इमीडिएट ट्रांसप्लांटिंग हम लोगों को इरिगेशन देना पड़ेगा। अब देखते हैं वेजिटेबल्स, ऑनियन में क्या होती है इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज? बल्ब फॉर्मेशन। टोमेटो चिली में क्या होगा? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग के समय में उसको इरिगेशन चाहिए। कैबेज हेड फॉर्मेशन, मतलब कैबेज में जब भी गड्ढा बन रहा है या फिर हेड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैबेज। अब लेग्यूम्स जितने भी हो फ्लावरिंग के टाइम में उनको इरिगेशन चाहिए, लेग्यूम्स जितने भी हो फ्लावरिंग के टाइम में। अब कोकोनट में हम लोग देखेंगे तो नर्सरी स्टेज पे देना पड़ेगा। पोटैटो ट्यूबर इनिशिएशन, कि जब भी उसको ट्यूबर इनिशिएट हो रहा है उस समय उसको इरिगेशन देना पड़ेगा। बनाना ऑल द लाइफ टाइम, क्योंकि बनाना ये पोटेशियम एंड वाटर दोनों लविंग क्रॉप है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है। बनाना को आप कितना भी पोटेशियम दो वो ले ही लेगा। बनाना को आप जितना भी इरिगेशन दे रहे हो उसमें से 95% इरिगेशन वो सक कर लेगा। बनाना वेरी सेंसिटिव क्रॉप। सिट्रस फ्रूट क्रॉप है, तो फ्लावरिंग में फ्रूट फॉर्मेशन, मैंगो फ्लावरिंग पे, फ्रूट फॉर्मेशन पे। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो इनके कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं। 50% तो हम लोगों को वैसे ही ध्यान में रहेगा। ट्यूबराइजेशन और ट्यूबर फॉर्मेशन इज द इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज ऑफ, तो इतनी दिमाग में अकल है हमारे कि ट्यूबर फॉर्मेशन ये पोटैटो को होता है। अगर मैं आपके साथ आपको एक सवाल पूछूं, आसान सा सवाल पूछूं, भैया टप्पू के पापा देखो आगे, अगर मैं एक आसान सा सवाल आपको पूछ रहा हूं कि राइजोम फॉर्मिंग एंड राइजोम प्लेसिंग इनटू द सॉइल इज द इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज ऑफ, ये किसकी इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज है ना? तो उसमें अगर मैंने ऑप्शन दिया आपको टर्मरिक, ऑप्शन दिया मैंने आपको गार्लिक, ऑप्शन दिया टर्मरिक है, गार्लिक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया जवार दिया आपको, फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने बाजरा दिया आपको, और फिफ्थ ऑप्शन दिया मैंने बनाना आपको। तो मेरे को आप आसानी से बोलो कि राइजोम से अगर ग्रोथ हो रही है ना, राइजोम से अगर ग्रोथ हो रही है तो किसकी इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज होगी? कि राइजोम को हम लगा रहे हैं और बाद में इरिगेशन दे रहे हैं, ये किसकी इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज होगी? तो इतनी कॉमन सेंस की बात तो है, किसकी बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इतनी कॉमन सेंस की बात है कि राइजोम्स किसके होते हैं? गार्लिक के राइजोम होते हैं? नहीं, गार्लिक का क्या होता है? क्लोज। उसके क्या लगाते हैं हम लोग? क्लोज। गार्लिक को सेपरेट करके क्लोज लगाते हैं। सेकंड, जवार के ग्रेन्स लगाते हैं हम लोग, मतलब सीड लगाएंगे। बनाना के सकर्स लगाएंगे, सकर्स। तो सकर यहां पे वर्ड आएगा तो आंसर बनाना आएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो नॉर्मल जाहिर सी बात है यहां पे टर्मरिक आंसर रहेगा, क्योंकि राइजोम से किसके होते हैं? ये टर्मरिक के होते हैं।
ये आपको कैसे पता चल रहा है? तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब हम लोग देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, एंड ट्रस्ट मी इसमें से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है सवाल इसमें से। कि सवाल क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड एंड नंबर ऑफ ड्यूरेशन और बेस पीरियड, इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ, किसी क्रॉप के बारे में पूछेंगे। सेकंड, नंबर ऑफ इरिगेशन के बारे में पूछेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स आप मेरे कर रहे हो अभी, ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी कभी लेक्चर्स करता हूं तो मुझे भी पता चल जाता है ना। तो आप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स अभी मेरे कर रहे हो, सबसे ज्यादा दिन में मेरा मुंह देखना आपको पड़ रहा है ना। सबसे ज्यादा आप लोग मेरे मतलब अभी उतने कनेक्ट हो रहे हो, आप समझ भी पा रहे हो। मुझे लगता है मेरा समझाना आपको आसान जाता होगा, है ना। मैं आपको अगर समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं अभी। फिलहाल तो भी मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिता रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में जा रहा है, ऐसे मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा। अगर नहीं है तो मुझे बताते जाइए, है ना, कि सर नहीं ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है ना। तो अच्छी बात है, ये अपने लिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो नॉर्मली क्या है ना बेटा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। आपको समझ में तो आ रहा है ना बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में तो आता है ना, आसान लगता है ना थोड़ा बहुत, तो भी आसान तो लगता है ना आपको, थोड़ा बहुत तो भी आसान तो लग रहा है ना बेटा, थोड़ा बहुत। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कुछ तो आप लोगों में फर्क होगा, आप लोगों में कुछ तो। जब डे 1 को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और अब जिस स्टेज पे आप हो, तो आपको कुछ तो फर्क लग रहा होगा खुद में, कुछ तो बदलाव लग रहे होंगे खुद में। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको खुद में कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, और अब आप जिस स्टेज पे हो, तो आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि खुद में चेंजेस है। एक इंसान, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो बेटा कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है बात, कुछ तो गड़बड़ है फिर दया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट कौन सी क्रॉप को, शुगर केन या राइस? शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन, राइस से भी सबसे ज्यादा। अब वही सवाल पूछेंगे कि नंबर ऑफ इरिगेशन, कि आप कितने बार उसको पानी दे रहे हो। सो नॉर्मली राइस के लिए 18 इरिगेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इरिगेशन किसको लगते हैं? शुगर केन। और सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किसको? 2000 mm किसको है? वो शुगर केन को। सर ऐसे कैसे? क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन शुगर केन को पानी लग रहा है। शुगर केन को 365 दिन पानी लगता है, और राइस को 135 दिन ही पानी लग रहा है। इसीलिए वाटर रिक्वायरमेंट इसमें सबसे ज्यादा किसकी है? शुगर केन की। सेकंड नंबर पे फिर कौन आ रहा है? दैट इज राइस। अगर मैं यहां पे बनाना ऑप्शन डालता हूं तो बनाना ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा कि वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा फिर बनाना की भी है, शुगर केन के बाद बनाना की है। अगर नॉर्मली हम लोग देखें कि सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी है, तो वो पल्सेस, 4 इरिगेशन, ओनली 4 इरिगेशन। कि विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैविंग द लेस इरिगेशन रिक्वायरमेंट? यस आकृति, लगभग हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लगभग खत्म कर दिया है, एज पर एज मतलब जो नाबार्ड वाले बच्चे होंगे उनमें। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब इरिगेशन सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा बेटा, कि कौन से ऐसे क्रॉप है जिनको इरिगेशन थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो गया तो वो चिल्लाते हैं। तो हमारे शादी में बहुत बार ऐसे कुछ मेहमान होते हैं ना, कि शादी में थोड़ा बहुत भी कम हो गया, है ना, थोड़ा बहुत भी कम हो गया तो वो चिल्लाने लगते, अरे यार क्या शादी कर रहा है ये, है ऐसी शादी नहीं होती है, ये क्या शादी कर रहा है, इसमें तो मतलब वो समोसे ही खत्म हो गया, अरे यार क्या शादी कर रहा है ये, है ना। तो ये इसका ड्रेस अच्छा नहीं है, उसकी ओढ़नी अच्छी नहीं है, या फिर इसका ना ये मांग में सिंदूर भरने वाला मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, हमारे शादियों में रिश्तेदार होते हैं ऐसे, कि उन लोगों को मतलब कमियां खामियां उन लोगों को बहुत, यस फूफा जी, चाचा जी, हमारी ताई जी, ऐसे कोई होते हैं ना हमारे, तो उन लोगों को ना बहुत खटकता है वो, कि अच्छा नहीं मेरे लड़की के शादी में तो हमने बहुत अच्छा खर्चा किया था, इन्होंने तो बस मतलब कंजूस ही लग रहे हैं ये लोग तो सारे, है ना, ये कंजूस लग रहे हैं, ये कंजूस है, तो ये ना नहीं उतना नहीं किया उन्होंने अच्छा। तो कहाँ शादी में क्या कमी पड़ी थी ना, ये इनसे पूछना चाहिए आप लोगों ने, तो वो बारीक बारीक से भी बताएंगे। तो वो दे आर द हाईली सेंसिटिव और सेंसिबल, कि क्या चीज थोड़ी बहुत भी कमी है तो उनको पता चल जाएगी, क्योंकि वो बैठे ही इसीलिए। तो वैसे कुछ क्रॉप होते हैं जिनको इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, उनको थोड़ा बहुत भी पानी कम दिया तो दे आर हाई इरिगेशन सेंसिटिव। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से एक ही एग्जाम में 3 सवाल पूछे गए थे एएफओ में। कोई एएफओ के जो जितने भी बच्चे हैं, तो एएफओ के एक ही एग्जाम में इस सिंगल चार्ट से 3 सवाल पूछे गए थे 2017 में।
2019 में फिर से इसमें से एक सवाल पूछा गया था कि व्हीट इज लो इरिगेशन, लो टू मीडियम इरिगेशन सेंसिटिव, मीडियम टू हाई और हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। एक ही चार्ट से 3 सवाल पूछे गए थे। ओके, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो लो इरिगेशन सेंसिटिव मतलब इनको इरिगेशन कम ज्यादा भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, कसावा मिलेट है, रेड ग्राम है, कम ज्यादा इरिगेशन मिला दिक्कत नहीं है। लो टू मीडियम अल्फा अल्फा कॉटन बेस ग्राउंडनट, उसके बाद मीडियम टू हाई बीन्स सिट्रस सोयाबीन व्हीट। अब हाई इरिगेशन सेंसिटिव मतलब इनको थोड़ी बहुत भी बारिश या फिर थोड़ा बहुत भी इरिगेशन कम हुआ तो ये सूखने लगेंगे, अरे मर जाऊंगा मैं, है ना। तो ऐसे तो बनाना, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा वाटर लगता है। उसके बाद कैबेज या फिर ऑल द वेजिटेबल्स, सब वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा पानी लगेगा, राइस बहुत ज्यादा पानी लगेगा, शुगर केन, आप लोग बोलोगे शुगर केन को अबे उसको 2000 mm वाटर लग रहा है पूरे साल भर में, और आप लोगों तो भैया थोड़ा एडजस्ट कर लो, इस बार 250 mm ही पानी है मेरे पास, वो एडजस्ट करेगा, वो चिल्लाएगा, वो मर जाएगा, वो बोलेगा मेरे को नहीं जीना है। तो दे आर द हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप्स। समझ रहे हो बात को। तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ओके। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम लोगों को अभी पानी देना है। सो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले सरफेस इरिगेशन, सेकंड सब सरफेस इरिगेशन, और थर्ड दैट इज प्रेशराइज इरिगेशन, जिसमें आते हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर। अब आपको इंटरव्यू में भी बहुत बार यह सवाल पूछा जाएगा, नाबार्ड हो या फिर कोई भी चीज हो, एएफओ हो, इफको हो, क्रिप्को हो, कोई एनएफएल हो, कोई भी चीज हो, आपको सवाल पूछा जाएगा कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इरिगेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इरिगेशन। अगर आप इरिगेशन से ज्यादा पानी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैक्रो इरिगेशन। अगर इरिगेशन वाटर कम दे रहे हो आप, है ना, और थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, माइक्रो इरिगेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा आप पानी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन होता है, सब सरफेस इरिगेशन होता है, उसके बाद होता है प्रेशराइज इरिगेशन, जिसमें आता है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, एंड लास्ट में आता है ऑटोमेटेड इरिगेशन। अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, तो सरफेस इरिगेशन में सीधी सी बात है, यस ये सवाल मुझे भी पूछा गया था, राइट, मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था ये सवाल कि व्हाट इज द मैक्रो इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशन। ये सवाल मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था जब मैंने इंटरव्यू दिया था। तो अब बात क्या है, सबसे पहले सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का सबसे पहला आता है दैट इज वाइल्ड फ्लडिंग। तो हम लोगों को क्या करना है ना, खेत में हम लोगों को पानी बस खुला छोड़ देना है, खुले सांड की तरह। अगर हम लोग हमारे खेत में खुला पानी छोड़ रहे हैं और पानी बहते हुए पूरे खेत में जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में वाटर यूज इफिशियंसी बहुत कम है, पानी का इस्तेमाल सही से नहीं होगा। सेकंड थिंग, सॉइल इरोजन का बहुत डर है कि पानी के साथ मिट्टी बह के जा रही है। थर्ड थिंग, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है कि कहीं पानी ज्यादा जा रहा है कहीं कम जा रहा है। तो ये भी हो सकता है सरफेस इरिगेशन में और फ्लड इरिगेशन में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कि एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ गए सर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड इरिगेशन, दैट इज अ बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, मतलब सारा मेथड। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को पूरे खेत में ऐसे हम लोगों को ना बॉर्डर्स या फिर स्ट्रिप बनाने, स्ट्रिप, और यहां पे रीजेस तैयार करनी है, रीजेस छोटी छोटी। अब यहां से जा रहा है इरिगेशन कैनाल, तो इससे पानी छोड़ना है यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। दिस इज कॉल्ड एज बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन और सारा मेथड। हम लोग सेपरेटली स्ट्रिप्स बना रहे हैं और इसमें पानी छोड़ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे एक बात ये होगी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी होगा, हर किसी प्लांट को इवनली पानी चला जाएगा। सो एप्लीकेशन इफिशियंसी मस्ट बी 75 to 85% यहां तक पहुंचेगी। मतलब सर ये हुआ बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। पहला देखा हम लोगों ने कि पहले इसमें तो फ्लड इरिगेशन है, रैंडम पानी छोड़ दो चला जाएगा कहीं पे भी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लड इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन का मतलब ऐसे स्ट्रिप बनाओ, पट्टियां बनाओ, आजू बाजू में इसके हम लोग क्या करेंगे ना, छोटा छोटा हम लोग रिजेस तैयार करेंगे, इसमें से पानी छोड़ दीजिए। तो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप इरिगेशन। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। सर इसके बाद कौन सा इरिगेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ चेक बेसिन। अब इसमें क्या होगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी होगा, लिमिटेशन, लेबर लगेंगे ज्यादा, और इसको बनाने के लिए हम लोगों को कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, दैट इज अ चेक बेसिन मेथड। अब चेक बेसिन का मतलब होता है हम लोगों ने खेत में ऐसे बेसिन्स बनाने चाहिए, कैसे, ऐसे बेसिन्स। तो जहां पर सॉल्ट अफेक्टेड एरिया होगा, सॉल्ट अफेक्टेड, वहां पे बनाते बेसिन्स। तो बेसिन्स बनाते हैं, तो बेसिन जब भी हम लोग बनाते हैं तो यहां पर बेसिन्स क्यों बनाने, क्योंकि यहां पर सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है। तो पानी को जैसे हम लोग यहां पे स्टोर करेंगे तो उसके साथ लीचिंग होकर सॉल्ट भी नीचे चला जाएगा। सो सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में हम लोग क्या करते हैं, चेक बेसिन मेथड ऐसे लगाते हैं। और आपको याद होगा जब भी हम लोगों ने टीलेज पढ़ा था उसमें एक बात सुनी थी हम लोगों ने, बेसिन लिस्टर। तो ये बेसिन बनाने के लिए ना बेसिन लिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक बात है कि ये सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में आपको ऐसा इरिगेशन लेना चाहिए।
सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में चेक बेसिन मेथड ये वन ऑफ द गुड मेथड है, बेस्ट मेथड है, जिसमें हम लोग व्हीट, ग्राम जैसे क्रॉप लगा सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, फरो इरिगेशन। फरो का मतलब होता है रीजेस एंड फरो। तो एक्चुअली रीजेस एंड फरो ये कोई इरिगेशन ही नहीं है, सिर्फ फरो इरिगेशन होता है। मतलब शुगर केन या फिर पोटैटो जैसे क्रॉप अगर हम लोगों को लगाने तो हम लोग फरो इरिगेशन तैयार करते हैं। फरो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यू शेप फरो एंड सेकंड होता है वी शेप फरो। अगर मान लीजिए यू शेप फरो हम लोग बना रहे, सो इसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड बेस फरो। यहां पे रीज है, यहां पे फरो है बड़ा सा, और यहां पे फिर से रीज है। तो ये अगर हम लोग साइज में या फिर शेप में अगर ये बड़ा फरो बना रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे ब्रॉड बेस्ड फरो, बीबीएफ आपने सुना होगा। तो शुगर केन जैसे क्रॉप हम लोग यहां पर लगाते हैं। तो रीजेस एंड फरो में हम लोग क्या देखते हैं, रो इंटरक्रॉपिंग होता है। यहां पे रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होता है, लेकिन प्लांट टू प्लांट नहीं होता है। इरिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। क्यों? कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, यहां पे हम लोगों ने प्लांट लगाया, ये रूट जोन है, यहां पे भी प्लांट लगाया, रूट जोन है, तो पानी इसमें से जा रहा है, तो रूट्स को डायरेक्टली पानी अवेलेबल हो जाएगा। सो इसीलिए फरो इरिगेशन इज द बेस्ट मेथड। सर फरो इरिगेशन में अगर देखो बेटा और एक चीज होती है, ये मान लीजिए आपका फरो है, अब इसमें क्या होता है, अगर ये फरो शालो हो तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज कोरुगेशन। इफ यू आर अप्लाइंग द वाटर बाय द शालो फरोज, ये फरो शालो है मतलब ये यही तक है, शालो फरो है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोरुगेशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरुगेशन। सो रीजेस एंड फरो का मतलब होता है कि जैसे शुगर केन जैसा प्लांट हो तो ये हम लोग, या फिर पोटैटो जैसा प्लांट हो, ये रीजेस एंड फरो पे लगा सकते हैं। वी शेप फरो तब होता है जब सॉइल सब सॉइल हार्ड होती है, और यू शेप फरो का मतलब होता है ब्रॉड बेस फरोज। तो नॉर्मली अगर शालो फरो हो, मतलब फरो बहुत ऊपर ऊपर ही है, उसको बोलेंगे कोरुगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजेस एंड फरो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द रीजेस एंड फरो। सर इसमें दिक्कत क्या है, रीजेस एंड फरो में एक ही दिक्कत है कि पानी जो है ना वो नीचे से चला जाता है, मतलब अच्छे से पानी तो मिलेगा प्लांट्स को, लेकिन दिक्कत ये है कि लेबरस प्रोसेस है, इसको लेबर लगेंगे, हम लोगों को रीजेस एंड फरो बनाने में टाइम लगेगा, ये सारी चीजें होगी। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, रिंग बेसिन मेथड। हम लोगों को ऑर्चर्ड्स को पानी देना है। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है, फ्रूट क्रॉप्स को अगर हम लोगों को पानी देना है, तो फ्रूट क्रॉप्स को अगर पानी देना है तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिंग बेसिन। अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये रिंग एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होती है। यहां पे पानी भरो, यहां पे चला जाएगा, पानी फुल हो गया यहां पे चला जाएगा, फुल हो गया यहां पे चला जाएगा। सो दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड एज रिंग बेसिन मेथड। इसको कहेंगे हम लोग रिंग बेसिन मेथड, विच इज सुटेबल फॉर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो आपको कभी कभी एक आध बार ये भी पूछा जाएगा कि फॉर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कौन सी इरिगेशन मेथड सुटेबल है, या फिर पूछेंगे मैंगो क्रॉप में इरिगेशन देना है, कौन सी मेथड सुटेबल है। सो रिंग बेसिन मेथड, इसको बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। ऐसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब है सर्ज इरिगेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑन ऑफ मेथड। मतलब क्या, अगर हमारे सॉइल में मान लीजिए ये सॉइल है, यहां पे रूट जोन है, यहां पे हम लोगों को जितना पानी चाहिए था उतना पानी हम लोगों ने भर दिया है, जितना पानी हम लोगों को चाहिए था यहां पे हम लोगों ने वो पानी भर दिया है। अब क्या होगा, ये पानी भरने के बाद ये पानी वाटर सक, ये जो प्लांट्स है ये सक करेंगे, है ना, तो फिर से ये जमीन जो खाली हो जाएगी, फिर से हम लोगों को मोटर ऑन करनी है। सुनो मैं क्या बोल रहा, फिर से बताता हूं। ये हमारा रूट जोन है, अभी यहां पे पानी नहीं था, हम लोगों ने क्या किया, पानी नहीं था तो मोटर को ऑन कर दिया, ये पानी भर रहा है, अभी भर रहा है, तो यहां पे फील्ड कैपेसिटी तक पानी भर चुका है। अब यहां पे एक्सेसिव वाटर नहीं देना है तो मोटर को ऑफ कर दीजिए, फिर ये पानी कौन, प्लांट सक कर लेंगे, ये पानी सक करने के बाद फिर से यहां पे खाली हो जाएगा, फिर से मोटर को ऑन करना है, पानी जमीन में भरने देना है, फिर से मोटर को ऑफ करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज सर्ज इरिगेशन, दिस इज कॉल्ड एज सर्ज इरिगेशन। लेकिन इसमें सारे चीजों में सरफेस इरिगेशन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यह है कि इसमें इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो दैट इज द लॉसेस ऑफ वाटर। कि हम लोग सर्ज इरिगेशन भी लगा रहे हैं ना, तो इरिगेशन में एक दिक्कत होती है, वो क्या होती है कि ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। अब देखते हैं कैब्लिगेशन। कैब्लिगेशन का मतलब होता है दैट इज ऑटोमेटेड। तो यहां पे क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा पाइप देते हैं और उस पाइप में गेट लगाते हैं। तो जैसे ही इरिगेशन देना है तो गेट को खोलते हैं, जैसे इरिगेशन देना खत्म हो गया गेट को बंद करते हैं पाइप में। सो दैट इज कॉल्ड एज गेटेड पाइप, और इस इरिगेशन सिस्टम को कहते हैं कैब्लिगेशन। क्या बोलते हैं, कैब्लिगेशन। मैं एक बार फिर से आपको ऑन ऑफ मेथड के बारे में बोलूंगा। देखिए सॉइल में अभी मॉइस्चर नहीं है, तो दिक्कत क्या हुई ना, मॉइस्चर देने के लिए हम लोगों ने मोटर ऑन की, मॉइस्चर जमीन में चला गया, भर गया पानी। अब मोटर को ऑफ कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पानी जब तक प्लांट्स नहीं लेते फिर से मोटर ऑन नहीं करनी है। तो जब पानी चाहिए मोटर ऑन करो, जब पानी जितना चाहिए था उतना मिल गया मोटर बंद कर दो। So this is called as on-off method and this is considered as a surge irrigation. Advanced technique है ना। ऑन ऑफ मेथड में बहुत सारे क्रॉप है, सारे के सारे क्रॉप जितने रीजेस एंड फरो में हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं वो ऑन ऑफ मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं। शुगर केन है, पोटैटो है, सारी चीजें।
कैब्लिकेशन का मतलब ये पाइप होता है आड़ा ऐसे, इसमें गेट होते हैं। आपको इरिगेशन चाहिए, ऊपर गेट खींचो, है ना, पानी चला जाएगा। आपको इरिगेशन बंद करना है, गेट्स नीचे गिरा दो। सो दिस इज बेसिकली हम लोग कहते हैं इसको, बेसिकली हम लोग करते हैं सर्ज इरिगेशन या फिर कैब्लिकेशन, आखिरी वाला कैब्लिकेशन। अब इंडिया में कैब्लिकेशन ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। सर रिंग बेसिन इज सुटेबल फॉर मैंगो, हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यस। सो अब आता है सबसरफेस इरिगेशन। सबसरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, जमीन के सबसरफेस से हम लोग पाइपलाइन करते हैं, सबसरफेस से। एंड दिस इज द ओनली मेथड जिसमें क्या होगा, ये ओनली मेथड है जिसमें क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। बाकी सरफेस इरिगेशन में पानी ऊपर से नीचे जाता है। सबसरफेस इरिगेशन इज द ओनली इरिगेशन जिसमें पानी नीचे से ऊपर जा रहा है ना। सर इसमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट रूट जोन में पानी जा रहा है, ये एडवांटेज है। सेकेंड थिंग, सबसरफेस में बेनिफिट क्या है सर, इवोपरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉसेस बचेंगे हमारे, इवोपरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉसेस बचेंगे हमारे। अब सबसरफेस का सर डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके जो पाइप्स है ना वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में बहुत जल्दी इनके पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। सो दैट इज द बेसिकली इशू रिगार्डिंग टू द सबसरफेस इरिगेशन। हर किसी क्रॉप के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, डीप रूटेड क्रॉप्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं रिगार्डिंग टू द सबसरफेस इरिगेशन। ओके, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो बोलो, वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इज पॉसिबल इन कौन से इरिगेशन में। बाकी सारे इरिगेशन में पानी ऊपर से नीचे जाएगा, बस यही इरिगेशन है जिसमें पानी नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसा कौन सा इरिगेशन है बताओ, ऐसी कौन सी इरिगेशन सिस्टम है। चलो क्या आ रहा है, सब सरफेस, सब सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन। तो आंसर इज करेक्ट। ओके चलो ठीक है, तो अगले इरिगेशन सिस्टम में कल हम लोग मिलेंगे। आज हम लोगों ने इरिगेशन का पार्ट देखा है, इरिगेशन का। इरिगेशन में हम लोगों ने देखा आज सरफेस इरिगेशन, है ना, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। तो अभी आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है ये भी ध्यान में रखो बेटा, कि आपको ना इरिगेशन को इन शॉर्ट बनाना है। आज मैं पीपीटी दे दूंगा, तो ये पीपीटी आपको इन शॉर्ट पढ़नी है, इन शॉर्ट पढ़नी है कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली उसको पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो कल हम लोग ना स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इरिगेशन का, अगला टॉपिक दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज, और हमारा कल इरिगेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा इरिगेशन क्या होगा बेटा, खत्म हो जाएगा। कल हमारा इरिगेशन जो है ना खत्म हो जाएगा। चलेगा, चलेंगे, मिलते हैं 11 बजे। चलो बाय। फार्म इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फार्म इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू भी दे देंगे बेटा, डोंट वरी। पीवाईक्यू दे देंगे, फार्म इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू दे देंगे आपको। टेस्ट बना रहे उसका, दे देंगे।